सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। दोहा में मुनक्किदा हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में इसराइल के हालिया हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत तो की गई, लेकिन अमली इक़दामात की बजाय मामला इस बार भी कागजी बयानात से आगे ना बढ़ सका। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे को फ़ाल करने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुआहदा सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद रहेगा या हकीकतन अरब ममालिक के इज्तिमाई दिफा का जरिया बन सकेगा। कतर के अमीर ने इसराइली बमबारी को बुज़दिलाना और खुली दहशतगर्दी करार दिया, मगर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुलेआम ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की बात कर रहे हैं, एक ऐसा तौसी पसंदाना ख्वाब जो लेबनान, शाम, उर्दन और मिस्र को अपनी लपेट में लेता है। ये मंसूबा न सिर्फ फ़लस्तीनियों बल्कि पूरे खित्ते की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। उधर अमेरिका का किरदार एक बार फिर डबल स्टैंडर्ड्स पर मबनी नजर आ रहा है। वाशिंगटन एक तरफ अमन और मुज़ाकरात की बात करता है और दूसरी तरफ इसराइल को अस्करी, माली और सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। अमेरिका सीज़ फायर के लिए भी हमास के खात्मे की बात करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने माइनस हमास फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद भी पास की है, मगर अमेरिका ने इसकी भी भरपूर मुखालफत की है। यही वो दोहरा मयार है जिसने मुस्लिम दुनिया को मज़ीद कमज़ोर और तकसीम दर तकसीम कर दिया है। हैरत की बात है कि इजराइल को हर तरह की जमानत देने के बाद सेक्रेटरी रूबियो कतर पहुंचे, जहां अमेरिका और कतर के दरमियान नए दिफाई मुआहदे की बात हो रही है। अब अगर पुराना दिफाई मुआहदा इसराइल को कतर पर हमले से नहीं रोक सकता, तो नया मुआहदा क्या जमानत दे सकेगा? नाज़रीन, अरब और इस्लामी ममालिक के पास दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। तेल, गैस, सरमायाकारी और आलमी तिजारती रवाबित, सिफारती असर रसूख भी बेपनाह है, लेकिन जब ये ताकत किसी अमली हिकमत अमली के बजाय सिर्फ मजम्मती बयानात तक महदूद हो, तो फिर इसराइल जैसी रोग स्टेट मज़ीद हौसला पकड़ती है। आज सवाल ये है कि क्या अरब इस्लामी दुनिया इस बेबसी से निकल सकेगी, या फिर कतर समेत खित्ते के दूसरे ममालिक अपनी सलामती के लिए अमेरिका जैसे इत्तेहादियों पर मज़ीद रिलाय करेंगे। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चेयरमैन हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है। मुशाहिद साहब से जब भी गुफ्तगू हुई है बड़ा सीखने को मिलता है, और आज इस सब्जेक्ट पे देखते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। वैसे मैंने इनकी ट्वीट तो देखी थी, ट्वीट में बड़ा नाराज़ी और तनकीद का इजहार इन्होंने किया था। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू इन द शो। सर, मुझे ये बताइए, ये दोहा कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है? सख्त अल्फाज में मजम्मत तो की गई है, लेकिन आपको लगता है कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप सामने आएंगे या बस कम्युनिके तक ही मामला रहेगा? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए ना, दोहा से पहले क्या पस मंज़र था? एक जेनोसाइड हो रहा है कंटिन्यूसली एज वी स्पीक, लाइव टेलीवाइज्ड जेनोसाइड ऑफ द पैलेस्टीनियंस इन गाज़ा बाय इज़राइल। उसके साथ साथ अग्रेशन जारियत अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज़। कतर लेटेस्ट एग्जाम्पल है, लेबनन है, ईरान है, अपना यमन है, और बॉम्बिंग भी हो रही हैं, असैसिनेशंस भी हो रही हैं। सो स्टेट टेररिज्म भी हो रहा है और यूएन डिक्लेयर भी कर रहा है कि ये जेनोसाइड है। इस कॉन्टेक्स्ट में व्हेन दे अटैक्ड कतर, और अटैक इनको किया वो लोग जो उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे अमन के लिए, सीज़ फायर के लिए, उन्हीं के ईमा पर, तो एक धोखा भी था, इट वाज बैक स्टैबिंग ऑल्सो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इट वाज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल समिट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और जैसे मैंने डार साहब ने अच्छी बात की कि 2 अरब मुसलमानों की नज़रें इस आज की कॉन्फ्रेंस पर हैं, क्या करते हैं। और अनवर इब्राहिम साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया ने कहा कि जनरेशंस विल रिमेंबर कि क्या फैसला। तो उसमें आके अगर आप गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन का तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, दैट डजंट मीन अ थिंग। कॉन्क्रीटली आपने क्या स्टेप्स जो ले सकते थे, इसका मतलब है कि आप में विल नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, जान नहीं है जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। हमें जब मैली आंख से हिंदुस्तान ने देखा, क्या किया, साइज का कितना फ़र्क है, डिस्पैरिटी है,
weapons में disparity है, strength में disparity, we hit back as any self-respecting country would. अच्छा सर, मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ज़ाहिर दुनिया के लिए भी है। कतर एक स्टैब्लिश स्टेट है, एक रिच स्टेट है, उसकी यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यूके में इन्वेस्टमेंट है, यूरोप में इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत बड़ा अलाई है उसका। उसकी लैंड के ऊपर इजराइल का इस तरह हिट करना, ये मैसेजिंग क्या थी? क्योंकि ये कोई ईरान तो नहीं है जिसके ऊपर आप कोई जो पहले दुश्मन आपका बना हुआ है। जिस तरह आपने यमन की मिसाल दी, हाउ डू यू परसीव इट? ये मतलब बड़ा ज़ाहिर इजराइल हो सकता है उसका बुली एटीट्यूड है, वो कर सकता है सबको, लेकिन ज़ाहिर कहीं अमेरिका को कॉन्फिडेंस में। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कतर का स्टेटस मुख्तलिफ है। कतर इज़ ए मेजर नॉन नेटो एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका का दोस्त है। अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा मुस्लिम वर्ल्ड में कतर में अल उदीद बेस, 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। और जैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स की बात की, हैरिड्स, हाँ ठीक है, सबसे बड़ा जो आइकॉनिक स्टोर है लंदन का, वो लंदन में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कतरीज की। फिर आप देखेंगे ट्रंप का जो एयरफोर्स 1 जहाज है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम कतर, $500 million का है, और उनकी इन्वेस्टमेंट तो बिलियंस में है। $400 million का तो सिर्फ वो जहाज है। जी एग्जैक्टली। तो अब उसमें उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हमें परवाह नहीं कि आप अमेरिका के दोस्त हैं या आप क्या हैं, और ये अड्डा भी है। और चूंकि हमने एक पॉलिटिकल मैसेज भेजना है कि एनीबॉडी डीलिंग विद हमास, नंबर 1, एक तो वो है, हालांकि हमास से खुद वो नेगोशिएट कर रहे हैं। दूसरा ये भी है, इट्स अबाउट कि जी वी आर द हेजेमॉन इन द रीजन। ग्रेटर इजराइल की जो बात हम करते हैं ना, कि जी हम हैं, वी आर द टॉप डॉग इन द रीजन, और आप हमें परवाह नहीं, और यू फॉल इन लाइन। वरना जो बाकी ममालिक भी हैं जिन्होंने, हालांकि कतर ने ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, इन टर्म्स ऑफ मोसाद का लीडर जाता रहा है उनके साथ चीफ, और नेगोशिएशंस के लिए CIA चीफ जाते रहे हैं, मुज़ाकरात होते रहे, क्योंकि दोहा इज़ द बेस, अमेरिकन आशीर्वाद के साथ। तो वो मैसेजिंग ये है कि नोबडी इज ऑफ लिमिट्स। और वो रिपोर्टिंग भी हो रही है कि मोसाद चीफ ने इस अटैक की मुखालफत की। ये भी उन्होंने ये कर दिया था कि आइंदा वो कम्युनिकेशन रखें। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि देयर इज नो गो एरिया कोई नहीं है उनके लिए। हम जहाँ चाहें, जिसको चाहें हम मार सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। और एक और मैसेज भी उसका गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपने उनको पैसा लगाया, आपने इन्वेस्टमेंट की। अभी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $2 ट्रिलियन की है ना, कतर, UAE एंड सऊदी अरेबिया की मिला के $2 ट्रिलियन की। तो एक्चुअली दैट इन्वेस्टमेंट इज अ सोफिस्टिकेटेड ब्राइब, जिसे कहते हैं ना प्रोटेक्शन मनी, कि जी यार मैं पैसा ले लूं तो मुझे ना छेड़ना, साढ़े वाला जैसे कराची में एक ज़माने में होता था, अल्ताफ हुसैन के ज़माने में वो बता तो वो एक्चुअली आई एम सॉरी, but that didn't work, that plane didn't work, कुछ नहीं, that investment didn't work, वो खुशामद didn't work। और जो इन कंट्रीज के ऊपर एक ज़ाहिर है बात होती थी, लेकिन वो इंप्रेशन इसलिए सेटिस्फाइड हो जाता था क्योंकि अमेरिका आके सिक्योरिटी हमारा अम्ब्रेला है उनका, हाँ। सो वो अब हट गया। देखिए ना, अमेरिकन बेस उधर मौजूद है, तो अगर ज़ाहिर जब हमला किया उन्होंने, तो अमेरिकन बेस को मालूम होगा, और उन्होंने जो रीफ्यूलिंग की है, रीफ्यूलिंग ब्रिटिश और अमेरिकन करा सकते हैं ना। वो जो अटैक के लिए आना जाना, जो 15 जहाज कहते हैं आए थे इजराइल के शायद, और उसको टिप ऑफ किया था टर्किश इंटेलिजेंस ने 20 मिनट पहले अटैक से। इसलिए वो हमास के लीडर उससे तितर-बितर हो गए ना, बच गए, वरना दे वुड हैव ऑल बीन मार्टर्ड। ओके, तो सर ये पहले तो कहा जाता था कि इजराइल अमेरिकन प्रॉक्सी है, अब क्या अमेरिका इजराइल प्रॉक्सी बन चुका है? एक अनफॉर्चुनेटली मैं जो ट्रंप का मेजर फॉरेन पॉलिसी फेलियर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो कहते थे अमेरिका फर्स्ट, विच इज़ फाइन, उनका अपने, इट इज़ एक्चुअली इजराइल फर्स्ट। और दूसरा मेरा अपना जो है थियरी कह लें या व्यू कह लें, ट्रंप इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय द इजरायली लॉबी ऑन द एप्स्टीन फाइल्स। वो एप्स्टीन फाइल्स का पता ही है ना आपको? मुझे हाँ, उनके प्राइवेट लाइफ्स लोगों की रिकॉर्डिंग की हुई है, और ख़वातीन का जो सिलसिला है, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, उसके ट्रंप का नाम भी आ रहा है उसमें, तो वो उन्होंने रखा हुआ है उसको ब्लैकमेल करने के लिए। ओके, and that is done at the behest, in my view, of the Israeli lobby and Israeli intelligence. ओके, अब मुझे ये बताएं सर, ये जो GCC का एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम फ़ाल करने की बात हो रही है, ये कितना प्रैक्टिकल है, ये डूएबल है, या इसकी कोई स्ट्रेंथ है कि अगर ये यूनाइटेड हो जाए किसी स्टेज पे तो दे कैन कम्पीट विद? Zero.
They don't have a capacity. कैपेसिटी शायद हो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैपेसिटी के जहाज़ हैं, वेपनरी है, पॉलिटिकल विल की बात है जी इसमें। मोर देन कैपेसिटी, आप में सलाहियत तो अपनी जगह होती है, सलाहियत के साथ हिम्मत भी चाहिए, एक कुव्वत ईमानी भी चाहिए, एक कितनी कि हम विल डू इट। ये नाउ और नेवर इशू था, इट वाज डू और डाई मोमेंट था, डिफाइनिंग मोमेंट जो कहते हैं हम, और टर्निंग पॉइंट था इन अरब एंड गल्फ एंड मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो उसमें तो फेलियर हुआ है ना, नहीं वो नहीं है कुछ जान नहीं। अगर कोई मुल्क को डिफेंड कर सकता है वो एक है, वो है पाकिस्तान। मैं आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। मैं चाहता था अगर आप कंटिन्यूटी में बात कर लें। अब उनके पास रिसोर्सेज हैं, एनर्जी है, ऑयल एंड गैस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी इज इन दैट एरिया, ठीक है ना। ऑयल एंड गैस को मिला लें, अगर कतर की बात करें, बाकी ममालिक की कितना है। मैं सिर्फ याद करा दूं आपको भाई साहब के 50 साल पहले 73 की वॉर हुई थी, और एक लीडर था मलक फैसल शहीद, किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया। उसने कहा था एनीबॉडी हु सपोर्ट्स इजराइल, मैं उसका हुक्का पानी बंद कर दूंगा, तेल बंद कर दिया था। और फिर भुट्टो साहब से मिलकर उन्होंने लाहौर में इस्लामिक समिट कराई, कितनी ज़बरदस्त समिट थी वो। और उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और हम तो नए नए अभी 2 लाख हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान गया था, लेकिन हिम्मत कितनी थी, स्पिरिट कितनी थी। तो अब 50 साल के बाद जब इतना सारा कुछ असला भी आ गया, पैसा भी आ गया, लेकिन वो जान नहीं पड़। बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। हाँ, वो असैसिनेशंस भी हुए, यस, बट ये तो फिर लाइफ गोज ऑन। इस तरह तो होता है, इस तरह ये तो यू फेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोस थिंग्स। सो पाकिस्तान का जब आप हवाला दे रहे हैं, तो पाकिस्तान अरब वर्ल्ड को या मुस्लिम वर्ल्ड को ये समझाए बात, या मुस्लिम वर्ल्ड को अभी जो रिसेंट एक ट्रेलर हुआ है उससे समझ आनी चाहिए बात, या किस तरह ये कोई फोरम ऐसा बन सकता है? क्योंकि मैं तो आई वुड सजेस्ट अ ग्रैंड बार्गेन, एज सिंपल एज दैट। हम परचून की दुकान चला रहे हैं, मुझे 200 मिलियन दे दो, मुझे $500 million दे दो, 1 बिलियन वहाँ से लो, फिर वो रोल ओवर कर दो। आप उनको कहेंगे जी वी आर विलिंग टू स्टेशन आवर ट्रूप्स इन कतर एंड सऊदी अरेबिया इन लिeu ऑफ दैट, एंड वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी फॉरेन एग्रेशन। आप हमें हमारे $130 अरब के जो कर्जा है वो माफ़ कराएं, एंड यू लुक आफ्टर आवर इकोनॉमी। जो ट्रम्प को दिया है उसका हम 5% मांग रहे हैं आपसे। और एंड यू थिंक कि हम उनको कंप्लीट वही सिक्योरिटी दे सकते हैं जो वो अमेरिका से एक्सपेक्ट करते हैं? अमेरिका से तो वो अमेरिका तो देता ही नहीं सिक्योरिटी, वो नाम नेहाद सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी हो गया? अटैक सही कह रहे हैं, वो मिथ ही टूट गई। कतर की जो एक इमेज था, राइजिंग शाइनिंग कतर, वो तो नाम था ना जी, नाम नेहाद सिक्योरिटी थी। ये तो एक्चुअल सिक्योरिटी होगी। वी आर पीपल, पाकिस्तानी में कौम है, बड़ी जान है। व्हेन वी कैन फाइट एंड डिफीट इंडिया, इजराइल तो कोई बात ही नहीं। इजराइल तो उसका छोटा है उनका इस मिडिल ईस्ट में। तो आपके ख्याल में ऐसी, मेरा ख्याल में वी शुड हैव अ ग्रैंड बार्गेन। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लुक एट द बिग पिक्चर, थिंक बिग। हम जो है ये छोटी छोटी चीज़ें उधर जा रहे हैं मिन्नतें करने के लिए, यार प्लीज़ ये कर दें, तो आप कहें कि जनाब हम तैयार हैं, हमारे पास जान भी है, एंड वी हैव प्रूवन कि वी कैन डू इट। जो मई में हुआ है, और पहले भी आपको पता है हमारा सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट भी है, 1982 का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। और आपको याद होगा कि जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ, हु प्रोवाइडेड सिक्योरिटी फॉर कतर? पाकिस्तान। हमारी आर्मी नेवी शिप्स थे, और माजी में भी तो मिडिल ईस्ट में सारी ट्रेनिंग तो हमने दी है ना। यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लीबिया, इराक, इजिप्ट, सबको ऑल द पाकिस्तानी ट्रेनिंग थी जी। We will take a short break here. वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की। ये जो सर डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का सामने आया है, देखिए पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अलावा मैं समझना चाहता हूँ, ये तो चले हो गया, ट्रम्प साहब ने कहा ये हो गया जी, मैंने डील करा दी, पीस डील हो गई, और सार यूक्रेन में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इकॉनमी के लिए कोई ख़ास बड़ा अपनी अभी कंट्री में अभी तक ऐसा कोई मेजर कोई स्टेप नहीं ले सके जिससे उनकी कंट्री में कोई रिलीफ फील हो। टैरिफ वाला मसला उनको बाउंस बैक कर रहा है। इंडिया जैसा एक उनकी अलाई था रीजन में, वो भी उनसे अब उखड़ रहा है। मिडल ईस्ट में इस किस्म के वाक़यात का होना, ईरान वाली वॉर का मसला, ठीक है बाद में उन्होंने उसका वो भी ले लिया, इधर कतर के साथ भी ये हो जाए। ये जो अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड है सारे प्रोसेस में, मुझे एक मिथ कह लें या एक रियलिटी भी थी, बल्कि ये रियलिटी थी कि अमेरिका सुपर पावर है, वो तो दे आर लूजिंग ग्राउंड। ये तो अब इस वाक़े के बाद तो इतना बड़ा अलाई, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखने वाली कंट्री, और
اس کے ساتھ اس طرح ہو جانا, تو امریکہ کا وہ جو ایک سپر پاور تھا, جو بندہ دیکھتا نہیں کہ مجھے پٹائی لگی ہے تو میں اس طرف دیکھوں, وہ تو آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ ڈبل اسٹینڈرڈس تو نارمل ہیں, یہ دھوکہ ہے, ڈسیپشن ہے. ڈسیپشن یہ ہے کہ میں آپ کو وعدہ کروں کہ جی میں آپ کے لیے انٹرویو دینے آؤں گا, آپ کے بجائے میں نیکسٹ ڈور چلا جاؤں کسی اور کو, آپ کو میں ڈسیو کروں, تو میری زبان, میری کریڈیبلٹی ان یور آئیز وڈ بی گون. اصل ایشو ہے کہ دا کریڈیبلٹی گیپ اتنا ہو گیا کہ اب امریکہ کی زبان پر یقین کوئی نہیں کرا گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ریلائنس, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اب ویکیوم آ گیا ہے, یو ول سی چائنا رشیا موونگ ان, اس لیے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ایک اور چیز بھی ہے کہ امریکہ اٹ سیلف از ان دا ڈکلائن, لائک یورپ, ویسٹ کا جو ہے اوور آل, ان کے اندر تو بڑی آلموسٹ لائک خانہ جنگی چارلی کرک کے بعد تو کتنا وہ لائنز آر ڈرون. امریکہ کے اندر میں بات کر رہا ہوں, پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں ٹیرف اور تو دے ہیو لاسٹ ٹو چائنا, وہ فیل ہو گیا سارا, اور خاص طور پہ آن دس اسرائیل فرسٹ پالیسی کی وجہ سے غازہ کا سیز فائر نہیں ہو سکا, اور ایرانیز کا بھی یہ دے ول ناٹ ٹرسٹ. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکن پوزیشن کافی ویکن ہوئی ہے, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے نیتن یاہو. جب تک اس کو وہ نکالیں گے نہیں, اس کو آؤٹ نہیں کرتے, اور اگر اس کے ساتھ چلائیں گے تو وہ تو سنک کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, حماس کے خلاف انہوں نے آپریشن شروع کیا غازہ میں, آلموسٹ 2 سال ہو گیا نا, 7 اکتوبر آنے والا ہے, 48 ہاسٹیجز ابھی بھی موجود ہیں. اینڈ غازہ از ناٹ لائک پاکستانی اور افغانی ٹیرین کہ جی غاریں ہیں اور رجز ہیں اور پہاڑ ہیں اور جنگلز ہیں, وہ تو فلیٹ لینڈ ہے. وہ اندر غاروں میں, سرنگوں میں ہیں, اور وہ تیار بیٹھے ہیں. اور ان کی آرمی جو ہے حماس کی 30,000 تھی پہلے کہتے تھے, آدھے شہید ہو گئے, اب ریپلینش ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب تو ٹینکس چلے گئے ہیں غازہ کے اندر, اینڈ دے ہیو ٹو بوٹس آن گراؤنڈ ہے. جی بوٹس آن گراؤنڈ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. سو یہ جو ماگا ہے, یا میگا کہہ لیں یا ماگا کہہ لیں, یہ تو بڑا مہنگا پڑ رہا ہے امریکہ کو, کیونکہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ امریکہ کو فردر آئسولیٹ کر رہی ہیں. It's not making America great again, it's making America smaller and weaker. کیونکہ امریکہ میں بھی اب یہ ایک فیل ہے کہ ان پالیسیز کی وجہ سے لوگ رشیا اور چائنا کے کیمپ میں جا رہے ہیں. یہ کنٹریز امریکہ اور سے دور ہو کے چائنا اور رشیا کے کیمپ میں جا رہی ہیں. امریکہ میں بھی اب یہ فیل پائی جاتی ہے, لوگ سوچتے ہیں. دے بلیم ٹرمپ, لیکن اس کی اور وجہ ہے, ایک ہسٹوریکل پروسیس جو چل رہا ہے بفور ٹرمپ ایون. The global balance of economic and political power is shifting from the west to the east. آپ بھی ٹریول کرتے ہیں ویسٹ میں, میں بھی گیا ہوا تھا چائنا, جاپان اینڈ ویتنام. دنیا ہی اور ہے, کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. ایشین سینچری از آلریڈی ڈاننگ. علامہ اقبال نے کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, وہ سورج طلوع ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو اور وہ سمٹ بھی ہوئی ہے ابھی, ایس سی او کی آپ نے دیکھا, چائنا کی پریڈ بھی ہوئی ہے 3 ستمبر کی, وہ دیکھ لیا نا کتنا. ایک طرف تھا پوٹن, دوسری طرف کم جونگ ان, اور ہمارے پرائم منسٹر تھے, دوسرے لوگ تھے, لیڈرز موجود تھے. گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو پریکٹیکلی نیتن یاہو اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوا نظر آ رہا ہے, یا یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں صرف, یا اس کو کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکلی اس کو اڈاپٹ کریں گے, یہ ہوگا؟ دیکھیں 2 کنٹریز ہیں جو ایکسپینشنسٹ ہے, توسیع پسند. ایک ہمارا پڑوس میں ہندوستان, اکھنڈ بھارت, گریٹر انڈیا, ہندوتوا کی بنیاد پر, اور ایک اسرائیل زائنزم کی بنیاد پر, ایرٹس اسرائیل کہتے ہیں یہ دیش میں, گریٹر اسرائیل. دس از اے جینوئن پروجیکٹ, دے بلیو ان. جیسے انڈیا کہتا ہے کہ اکھنڈ بھارت کا میپ لگایا انہوں نے لوک سبھا میں, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, نیپال, تو اس سب کے میپ اس میں شامل ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے. تو اسرائیل بھی تو اپنے آپ کو وہ سینگ ہے, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ لائن. اور ایک پوڈ کاسٹ میں آئی تھنک نیتن یاہو نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. سو اٹ از, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ جو بومبنگ ہو رہی ہے, اٹیکس ہو رہے ہیں اکراس دا بارڈر, اٹس ناٹ اباؤٹ سیکورٹی, اٹس اباؤٹ ایکسپینشن. So in your opinion, what is the future of Middle East? I think we are heading towards a bigger battle eventually. اگر اس کو لگام نہ لگایا ٹرمپ نے نیتن یاہو کو, زائنزم ورسز پین اسلامزم. دیکھیں نا, مسلم اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو گئی ہے,
Muslim establishment failed in Doha. लेकिन the Muslim masses have this concept of the Muslim Ummah. जो मैं कहता हूँ ना, जो gap है between the elite and the street, वो तो gap है. And that gap will widen. जो Muslim anger है, आप रोज जो टीवी देख रहे हैं, अब my little grandson came with me and he talked about Israel attack on Qatar. बच्चों को भी पता है कौन दुश्मन है आपका. इतना शऊर आ गया है 6 साल के बच्चे, 7 साल के, 8 साल के बच्चों को. So you see the world is being transformed in terms of consciousness. और मैं इसमें दाद दूंगा वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन को भी. मैं गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहा. अमेरिकन्स, यूरोपियंस, इवन इजरायलीज, लाखों लोग निकले हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं. True. कि स्टॉप द वॉर. स्पेन ने क्या किया है, लंदन में देखा कितने डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, न्यूयॉर्क में एवरी सैटरडे. और मैं कहता हूँ अमेरिकन अवाम ने कमाल कर दिया. उनके हर बड़े कैंपस में वो प्रोटेस्ट हुए हैं यूथ के. ये जनरेशन जी जो कहते हैं हम, यूरोप में बड़े प्रोटेस्ट यूरोप में ठीक कह रहे हैं. सिडनी में 2 लाख लोग निकले थे. ऑस्ट्रेलिया में मैड्रिड देख लें, पेरिस देख लें, बर्लिन देख लें. सर 2 years back when they attacked Gaza, I was in US. Even Washington DC में जो है वो गाजा के हक में प्रोटेस्ट हो रहे थे. और सिर्फ मुसलमान नहीं थे, Jewish, Christians, Americans थे. ट्रू. अब वहाँ they have right to express themselves. यहाँ पर जिस आवाम की आप बात कर रहे हैं, they don't have that space to express themselves. पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, काफी जगह है. Pakistan has always been like this. पाकिस्तान तो हमारा I'm talking about the region. हाँ, अरब वर्ल्ड की बात. वहाँ क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो किंगडम्स हैं एस्टैब्लिश, वो एक सिस्टम है. आप ये ना भूलें कि 2011 में क्या हुआ था, अरब स्प्रिंग कहाँ से आई थी. वहाँ भी तो अपराइजिंग हुई थी कि जो हुकूमतें 30-30 सालों से थी वो ऐसे गई, पता ही नहीं चला. हुस्नी मुबारक, ज़ैनुल आबिदीन बिन अली, खैर गद्दाफी को तो नेटो ने निकाला था वॉर करके, बट बशर अल असद भी वो ऑपरेशन था इनका, CIA का, बट स्टिल देयर वाज अ पॉपुलर अपराइजिंग. सर आपके ख्याल में जो अरब वर्ल्ड है, या उसको आप मुस्लिम वर्ल्ड भी ऐड ऑन कर लें. I mean, most Arabs are Muslims, but all Muslims are not Arabs. Yes, true. तो आपके ख्याल में क्या अगर ये यूनाइटेड हो जाएं तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ज़रा आप फॉरेन एग्रेशन में नहीं जाते. अगर ये यूनाइटेड हो तो इन्हें देखें इकोनॉमिकली भी आप प्रेशर डाल सकते हैं ना, बर्डन डाल सकते हैं. जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट्स हैं इस रीजन में. मेरे ख्याल में 2-3 काम करने चाहिए थे. नंबर 1, जिन ममालिक ने इजराइल को तस्लीम किया है इब्राहिम अकॉर्ड्स में तहत, दे शुड सस्पेंड दैट. नंबर 1. नंबर 2, जिन्होंने वादे किए हैं अमेरिका को $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की, वो कहेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट, these investments are on hold till you stop Israel from aggression against the Muslim countries or Arab countries and stop the genocide in Gaza. 3, रियाद में एक इस्लामिक सिक्योरिटी फोर्स बनी हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ. उन्हें कि हम इसको एक्टिवेट करें एंड वी इनवाइट वॉलंटियर्स फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज जिन्होंने ट्रूप्स भेजने हैं. सिंबॉलिक होगा. आपने अनाउंसमेंट की 10 मई को, क्या किया था आपने 10 बजे सुबह कि ये नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो गई है. खबर आई थी, चीखें निकल गई थी. देवर आई मीन पतलूने खराब हो गई थी इनकी, इंडियंस की, कि क्या करेंगे हम. जस्ट अनाउंसमेंट की थी ना आपने, कुछ किया तो नहीं था, जस्ट दैट अनाउंसमेंट. आप ये अनाउंसमेंट कर दें कि जो इस्लामिक सिक्योरिटी फोर्स है, जनरल राहील शरीफ अपनी वर्दी वापस पहन ले, फोटो में आ जाए कि जी वी वेलकम वॉलंटियर्स, चाहे 200 बंदे भेजें या 2000 भेजें. 57 कंट्रीज है. और फाइनली आई वुड सजेस्ट, गाजा में ब्लॉकेड है, आप कहें कि जी वी विल ब्रेक द ब्लॉकेड. OIC, पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, स्ट्रॉन्ग नेवी है, ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला तैयार करते हैं जस्ट टू प्रोवाइड मेडिसिन्स, अद्वियात और खुराक. और UN जनरल असेंबली से आप ले लें अप्रूवल, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. अभी पास हुआ है, 142 कंट्रीज ने सपोर्ट किया. आप जाएं, क्या कर लेंगे? एटम बम मार देंगे वो. आप हिम्मत का मुजाहरा तो करें ना, कुछ एक्शन ले, कॉन्क्रीट एक्शन. ये नहीं कि हाथ मलते रहें, पसीने छूटते रहें, कि देखेंगे, सोचेंगे, मशवरा करेंगे आपसे, फिर पूछेंगे आपसे. ये खौफ जो है ना, और रोजवेल्ट ने कहा था, द ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, देयर इज नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ. ये खौफ तारी हो जाए ना आपके जहन में. और अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था,
बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता और काफरी क्या है। ये तो बुत परस्त है ना, ये ट्रम्प है, नेतन्याहू है, ये आज है कल नहीं होंगे। कोई हिम्मत भी होती है। ये तो उल्टा कतर ने एक और पैक्ट कर लिया, एक और एग्रीमेंट जो है और डिफेंस का कर लिया। ये तो मैं अभी वो नहीं लतीफ़ा नहीं सुना सकता, लेकिन वो वी ऑल नो दैट कि यू डू द सेकंड टाइम अराउंड। तो ये आप देख लें कि दिस शोज मेरे ख्याल में टोटल मॉरल बैंकरप्सी। नहीं, और दूसरी बात है कि उन्हें यही मैं मशवरा दूंगा, नई गलतियां करें, पुरानी ना दोहराएं। लेकिन नई गलतियां हो नहीं रही, पुरानी, क्योंकि हम तो पिछले इसलिए कह रहे मैं आउट ऑफ द बॉक्स मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप कहें हम तैयार हैं जनाब, मुस्लिम उम्मा का हम डिफेंड करने जाते हैं, पाकिस्तानी कौम में बड़ी जान है, वैसे भी हमारे लोगों का पैन इस्लामिस्ट विजन है। वैसे आपके ख्याल में हमने कुछ मशवरा दिया नहीं होगा, जिस तरह आजकल हम वी आर सीकिंग फॉर डिफरेंट ऑप्शंस? आई होप वी हैव, आई अस्यूम कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। आज प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब भी जी वो सारा यात्रा चल रही है, अरब वर्ल्ड की भी, फिर लंदन जाना है, फिर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क जाना है। और ये तो हमारी एक्सपर्टीज है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, वी हैव डन इट इन द पास्ट। देखें ना, 1973 अक्टूबर वॉर जो हुई थी, जिसे कहते हैं रमजान वॉर, जो वो कहते हैं योम किप्पुर वॉर, अक्टूबर वॉर, अरब इजरायली वॉर। वी आर द ओनली नॉन अरब कंट्री टू पार्टिसिपेट इन दैट। जुल्फिकार अली भुट्टो सेंट पाकिस्तानी पायलट्स, वो सीरिया एयरफोर्स में लड़े थे, अभी भी जिंदा मुझे मिलते रहते हैं, ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब। अच्छा, हाँ, और उन्होंने जहाज गिराए थे 2 इजरायली, वो बताते हैं कैसे गिराए थे उन्होंने। उससे पहले 1967 जून वॉर, फील्ड मार्शल अयूब खान थे, कहते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पायलट्स जाके जॉर्डन एयरफोर्स में लड़ेंगे, एंड वी शॉट डाउन इजरायली प्लेन्स। तो हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर 1992 की ट्रीटी अंडर जनरल ज़ियाउल हक, सिक्योरिटी पैक्ट जो हमारा सऊदी अरेबिया से है। फिर ये वर्ल्ड कप में हमने जो आर्मी भेजी थी फॉर सिक्योरिटी ऑफ ए वर्ल्ड कप में जनाब, फुटबॉल सियालकोट से था और प्रोटेक्शन कौन कर रहा था? पाकिस्तान आर्मी। सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, अभी कतर में 2 साल पहले। और वो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। आपने वर्ल्ड कप की बात की, मैं फिर क्रिकेट की भी बात कर लेता हूँ। वो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मीम्स चल रही हैं, वो भी हम पाकिस्तान इंडिया से जो मैच हारा है उसके बाद किसी ने कहा कि यार इनसे बस जंग किया करो, मैच नहीं खेला करो। मैं ज़रा और आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा, क्योंकि मीम्स हमारी आपको पता ऐसी नहीं होती कि नेशनल टीवी में रीड की जा सके। ये क्यों आपको शौक है मैच खेलने का? मैं तो आई एग्री विद यू। ये आप बेइज्जती कराने जाते हैं। मैंने आपको देखा, आपने कहा खेलना ही नहीं चाहिए। नहीं, बंद करें। हाँ, आप इजराइल के खिलाफ खेलते हैं ओलंपिक्स में, यू गिव देम वॉक ओवर, यू आर टू यंग, बट व्हेन आई वाज अ यंग एट योर एज, हम साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे थे, आपको याद है? बिकॉज साउथ अफ्रीका वाज अ वाइट रेसिस्ट regime, अपार्टाइड regime। 20 साल बॉयकॉट रहा। मंडेला साहब आए 1990s में, फिर साउथ आई थिंक 92 के बाद ये शुरू हुआ, 92 के बाद शुरू हुए वो, क्रिकेट बहुत अरसे बाद अफ्रीकन टीम के साथ 20 साल, बल्कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी वापसी हुई थी। तो अब हमें क्या शौक है, हम कहते प्लीज, वो कहते हैं आपसे मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, आपसे मैं मिलूंगा नहीं, आपके घर नहीं मैं आऊंगा। और जब एशियन कप हुआ तो क्या हुआ था? दे डिडंट अलाउ द पाकिस्तानी, हालांकि वी आर द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, टू बी ऑन द स्टेज इवन। आपको पता है, दे ह्यूमिलेटेड अस। और फिर ये दे यूजिंग इट फॉर प्रोपेगेंडा, पहलगाम में ये डेडिकेटेड टू दिस एंड दैट। भाई तुम जंग हारे हो, तुमने हमसे पेंटी खाई है, क्या डेडिकेट तुम कर रहे हो यार? तो वो मैं यही आपको बता रहा था कि वो कहते हैं कि जी इनसे हमें मैच नहीं खेलना चाहिए, इनसे हमें हमेशा जंग करनी चाहिए, उधर हम जीत जाते हैं। अब सर मेरा इस पर बात करना चाहता हूँ कि आपने खुद भी हवाला दे दिया कि हमें मैच ही नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इस हद तक इंडिया क्यों पहुँच गया? मैं ज़रा इंडियन सिस्टम और इंडियन गवर्नमेंट और ये जो हिंदुत्व अप्रोच और उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि पाक इंडिया मैचेस तब भी हुए जब कारगिल वॉर हुई 99, उसके बाद 99 के बाद भी ये सब कुछ हमने देखा। मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद भी क्रिकेट होती रही। क्रिकेट इस स्टेज पे इंडिया क्यों ले गया है अब, या माहौल इस स्टेज पे क्यों ले गया है? इससे पहले बड़ी बड़ी जंगें, लड़ाइयों के बावजूद भी क्रिकेट होती थी, अब ये स्टेज पे क्यों चले गए कि ये अब हाथ भी ग्राउंड में नहीं मिलाना चाहते? मोस्ट व्यूड मैच होता है दुनिया में फुटबॉल के बाद, क्रिकेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई मैच देखा जाता है तो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। ये क्यों यहाँ तक ले गए चीज़ों? इसका एक 3 लेटर वर्ड है, इट्स कॉल्ड RSS। इंडिया में डोमेस्टिक इशू है उनका। RSS उनका नहीं, माइंड सेट, सोच का इशू। RSS इज एन आइडियोलॉजिकल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, fascist, racist,
एंटी इस्लामिक एंटी पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन 100 साल पहले बनी थी 1925 में, इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन फैशिज्म। उनका सलूट भी है, जैसे हाइल हिटलर होता था उनका ये है, और वो खाकी निकर पहनते हैं और वाइट शर्ट, एंड दे आर, एंड उनका अखंड भारत हिंदुत्व आइडियोलॉजी। सो दे हैव एन आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल के आपके वो इख्तिलाफात हैं, सारे कुछ हैं, इट्स लाइक दैट। इवन माई लेट अंकल थे एक बड़े मशहूर कर्नल अली इक़्तिदार शाह दारा, कर्नल AIS Dar, ही वॉज अ हॉकी प्लेयर एंड ही टोल्ड मी वंस, जरूरत नसीब करे, in 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में he went with the Indian hockey team when Hitler saw the match, बर्लिन में, नाज़ी जर्मनी में, और वो भी मिलने आया, उनको सारा किया। इवन द वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिस्ट जो है नाज़ी जर्मनी के ज़माने, ये एटीट्यूड नहीं था कि आपसे मैं हाथ मिलाने को तैयार हूँ, आपसे मैं देखने को गवारा नहीं है। और आपको याद है आदिल साहब के जब वो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया ने एक मैच जीतना था जिसकी वजह से पाकिस्तान वुड बेनिफिट, और लोग दुआ कर रहे थे कि इंडिया जीते। इंडिया प्रेफर टू लूज दैट मैच ताकि अफगानिस्तान से बेनिफिट ना हो। वो हार के, जानबूझ के हारे ताकि हमें इसका पाकिस्तान को फायदा ना हो। So we should stop playing cricket with them now. नहीं, अगर ये रवैया है, बेइज्जती कराना है, तो वैसे भी हम मैच तो हारते ही हैं। मैं तो वैसे ही कह देना चाहिए था, जाओ नहीं खेलते तुम्हारे साथ। नहीं, और दूसरा ये जो आई थिंक इट्स एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ आवर डिग्निटी एंड ऑनर या सेल्फ रिस्पेक्ट, ये क्या रह गया फिर आपका? इट्स नॉट क्रिकेट। क्रिकेट इज सपोज्ड टू बी अ जेंटलमैन स्पोर्ट, उसमें स्पोर्टिंग, मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा, हारना तो जीत होती रहती है, वो दैट्स नो प्रॉब्लम, वी कैन लूज विद, लेकिन ये जो है कि आपको डिस्ग्रेस करना। आप ठीक कह रहे हैं, इंडिया जंग हारने के बाद इतना मुतमईन है, तो हमें क्रिकेट हारने के बाद इतना परेशान क्यों होना चाहिए? कोई ऐसी बात नहीं। आप उनका कॉन्फिडेंस देखें, पूरी दुनिया ने सवालात उठा दिए उन पे कि IF का हाल क्या किया है PF ने, और मिलिट्री ग्राउंड्स पे क्या किस किस्म की डिफीट उनको। ये सर थैंक यू सो मच। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट, हमारे साथ मौजूद थे और आप गुफ्तगू सुन रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ सूरत हाल का तज्जिया करेंगे अपने तौर पर आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक अहम डेवलपमेंट जो गुज़िश्ता रोज़ सामने आई वो बानी PTI से साइबर क्राइम एजेंसी की तफ्तीश है। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब बानी PTI ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात देने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया। अब ज़रा मामले की पेचीदगी का ज़रा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। बानी PTI ने तफ्तीशी सवालात के जवाब देने से गुरेज किया, इश्तियाल अंगेज़ी भी दिखाई और बैरून मुल्क फ़रार अपने कीबोर्ड वॉरियर्स का भरपूर दिफा किया, जिसकी वजह से ये मामला मज़ीद उलझता जा रहा है और मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा होते जा रहे हैं। तहकीकात के दौरान ये तासुर मजबूत हो रहा है कि बानी PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स महज ज़ाती टीम के हाथ में नहीं बल्कि किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क के तहत भी चल रहे हैं, जो मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक किए जा रहे हैं और इसके एजेंडे पर कहा जा रहा है कि बज़ाहिर वो काम कर रहे हैं, जिसका मकसद रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयानिया तश्कील देना बताया जा रहा है। इत्तलात ये है कि ये अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर मौजूद अनासर के कंट्रोल में हैं और उनके बैरूनी राब्ते कौमी सलामती के लिए डायरेक्ट डेंजर बनते जा रहे हैं। तफ्तीश के दौरान बानी PTI का ये कहना कि तफसीलात ज़ाहिर हुई तो लोग अगवा हो सकते हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अकाउंट चलाने वाले उनके लिए इंतहाई अहम है। अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक अगर ये तासुर कायम हुआ है कि उनके बैरून मुल्क मौजूद लोग हॉस्टाइल एजेंसियों से राब्ते में हैं, तो क्या किसी सियासी जमात को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो बैरूनी असर रसूख के साथ मिलकर रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाए, या रियासती इदारों को मुकम्मल इख्तियार मिलना चाहिए कि वो तहकीकात करके हकीकत सामने ला सकें। याद रहे कि माजी में पाकिस्तान में मौजूद PTI की क़यादत ख़ुद को इन सोशल मीडिया अकाउंट से लाताल्लुक ज़ाहिर करती रही है, लाताल्लुकी का इजहार बारहा करती रही, मगर बानी PTI का इस पर तावन ना करना PTI के लिए एक बार फिर मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। उधर दूसरी तरफ ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देख लेते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुज़िश्ता कई बरसों से है। इस वक्त कई बड़े बहरानों का उस सूबे को सामना करना पड़ रहा है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हो, महंगाई और बेरोज़गारी हो, सेहत और तालीम के शोबों की बदहाली और हालिया सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल की तबाहकारियों का अगर जायज़ा लें तो पता चलता है कि सूबाई हुकूमत की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। ऐसे हालात में आवाम की तवक्को होती है, हुकूमत के पास अवामी वसाइल हैं,
عوامی ٹیکس کے پیسے سے جو پیسہ ہے وہ انہی کے ریلیف اور بنیادی سہولیات کی بحالی پر خرچ کیا جائے، لیکن صوبائی حکومت نے ایسا نہیں کیا بلکہ لگژری منصوبے بنانے شروع کر دیے ہیں جن پر بھاری اخراجات آئیں گے۔ ان متنازع منصوبوں میں کے پی ہاؤس کی تعمیر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ مکھنیال ضلع ہری پور میں تعمیر ہوگا جس کی لاگت کا تخمینہ 50 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کو فوری طور پر اراضی مختص کرنے کی ہدایت بھی جاری ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال اس تاثر کو مزید تقویت دیتی ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور ان کی حکومت کو عوامی مسائل سے زیادہ اپنی آسائش اور طاقت کے مظاہرے میں دلچسپی ہے۔ صوبے میں جب صحت، تعلیم اور روزگار کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو عوامی ٹیکس کا پیسہ پرتعیش عمارتوں پر لگانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا ایک بحران جس میں اس وقت صوبہ داخل ہو چکا ہے ایسے پرتعیش منصوبوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وسائل تعلیم، صحت اور روزگار کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ طرز حکمرانی عوامی اعتماد میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ عادل عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔